तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है एक रिंग है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, जिसका रेडियस है r, मास है m और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है q। अब रिंग अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है जहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब स्पेस में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो डाउनवर्ड्स है और एक सिलिंड्रिकल रीजन में है। तो यहाँ पे हम दिखाते हुए ये लेट अस सपोज एक रिंग है। अब इस रिंग पे यहाँ पे यूनिफॉर्मली यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और इस रिंग पे Q जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और रिंग का रेडियस दिखा दिया गया R। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बोल रहा है एक सिलिंड्रिकल रीजन है जिसका एक्सिस सेम है रिंग के, और रेडियस जो है सिलेंडर का वो रेडियस R है। तो जो रिंग का एक्सिस है जिसके अबाउट रिंग रोटेट कर सकता है, उसी एक्सिस के अलोंग यहाँ पे एक सिलेंडर है और जिसका रेडियस जो है वो रिंग के एक्सिस से बड़ा दिखा रखा है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स दिखा रखी है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स दिखाते हुए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई जाएगी एक कांस्टेंट रेट से, तो रिंग का एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे मास, चार्ज, रेडियस पे कैसे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जर्वर देखूं, ऊपर में बैठा हुआ ऑब्जर्वर, उसको कैसा व्यू दिखेगा। तो अगर उसको टॉप व्यू अगर दिखा जाए तो यहाँ पे ये हो गई रिंग। अब यहाँ पे इस रिंग का हम बोल सकते हैं रेडियस है r। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे ऊपर वाले से देखते हुए व्यू से, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में इनटू द लेट्स से प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर एक कांस्टेंट रेट dv/dt से बढ़ रहा है, उस रेट को प्लस k बोल देते हैं। और यहाँ पे k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये बताते हुए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जिसका डायरेक्शन हम बोल सकते हैं इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर बढ़ रही है तो लेंस के हिसाब से कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन आना चाहिए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए ताकि फ्लक्स बाहर की तरफ आए। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बोलते हुए इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के अलोंग, तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा चार्ज अगर dq दिखाऊं, इस dq चार्ज पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो टेंजेंशियल होगी। तो हम जानते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉन कंजर्वेटिव होती है वो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग इस dq चार्ज पे जो फोर्स df लगेगा वो लिखा जा सकता है dq इंटू e। अब अपने यहाँ पे इस df फोर्स के कारण अबाउट द सेंटर ऑफ द लेट्स से यहाँ पे रिंग क्या निकालेंगे, टॉर्क, और उस टॉर्क से हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे। तो पहले हम इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिख सकते हैं E डॉट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एज dr इज इक्वल टू, ये बोला जाएगा यहाँ पे क्लोज लूप के अलोंग a इंटू dv/dt, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और जो dr वेक्टर वो भी एंटी क्लॉकवाइज और टेंजेंशियल टू द लूप लिया जाएगा। तो E और dr के बीच एंगल होते हुए 0, तो E dr cos 0, और एरिया यहाँ पे वो एरिया लेना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, दैट इज यहाँ पे जो रिंग का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, दैट इज dv/dt। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसे, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन क्लोज लूप dr ये बन जाएगा हमारे पास एज पाई आर स्क्वायर इंटू dv/dt। तो ये बन के आया e इंटू, अब इस लूप का टोटल लेट्स से लेंथ अगर बात करें दैट इज इट्स सर्कमफ्रेंस, ये लिखा जाएगा 2 पाई r, जिसकी वैल्यू बोलते हुए पाई आर स्क्वायर इंटू dv/dt। तो यहां से अपने पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आते हुए पाई आर ने पाई आर कैंसिल, तो ये बन गया r/2 इंटू दिस वन इज dv/dt। ये आया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं अपने फोर्स। तो वो जो छोटे से चार्ज dq पे जो फोर्स लगेगा उस df फोर्स को लिखा जा सकता है dq इंटू e।
अब E की वैल्यू अपने पास है ही। अब ये जो छोटा सा फोर्स होगा, इस छोटे से फोर्स के कारण उस पे जो टॉर्क लगेगा, उस छोटे से टॉर्क को लिख सकता हूं एज, यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेट्स से पोजीशन वेक्टर ना, इस डीएफ के लिए बात करें, ये आर वेक्टर जो होगा वो तो हो गया आर, जो रिंग का रेडियस हो गया, और ये डीएफ है टेंजेंशियल, आर है नॉर्मल, तो दोनों के बीच एंगल 90। और टॉर्क का सेंस अगर बात करें तो वो आएगा आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पे डॉट बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ मतलब टॉर्क का डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये रहा टॉर्क का डायरेक्शन। तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट पे, जैसे इस नीचे वाले जो एलिमेंट है इस पे भी डीएफ जो फोर्स लगेगा डीक्यू पॉजिटिव चार्ज पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग दैट इज यहाँ पे टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क निकालने जाऊंगा तो ये भी आर वेक्टर और डीएफ के बीच एंगल 90, इससे भी राइट हैंड रूल से टॉर्क का डायरेक्शन बाहर ही आएगा। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लगेंगे उन सभी पे जो डीएफ डीएफ फोर्स का टॉर्क आएगा वो सभी एड अप होके बाहर की तरफ आते हुए ये रिंग को रोटेट करेगा इस सेंस में, यहाँ पे बोल सकते हैं इस सेंस में, दैट इज लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज अगर बाहर से देखें तो ओमेगा और इसी के करस्पॉन्डिंग अल्फा। अब इसको अब कैलकुलेट करते हैं तो डी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस डीएफ। तो इस छोटे से डीएफ फोर्स के करस्पॉन्डिंग टॉर्क और इन सभी टॉर्क को ऐड अप करके नेट टॉर्क अपने को निकलेगा, अपने को बस प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है। तो आर और डीएफ के बीच एंगल आते हुए 90, तो ये बन गया आर डीएफ का साइन 90। अब आर का वैल्यू होते हुए आर और डीएफ की बात करी जाएगी, वो लिखा जाएगा डी क्यू इंटू ई और साइन ऑफ 90, और यहाँ पे हमने डायरेक्शन दिखाई दिया है दैट इज टॉर्क का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन दैट इज प्लस के कैप। तो इन सब का समीशन अगर किया जाए तो यहाँ पे आर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो अपने को यहाँ पे बाहर आके इंटीग्रेशन डी क्यू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपने पास हमने कैलकुलेट किया हुआ है एज आर बाई टू इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी क्यू का समेशन हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन द रिंग, जो क्वेश्चन में गिवन है अपने को स्मॉल क्यू करते हुए। तो इस डी क्यू का इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं एज स्मॉल क्यू टोटल चार्ज ऑन द रिंग। टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा, अपने को तो अल्फा चाहिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं एज रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा दैट इज अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो यहाँ से आते हुए एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एम आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को कैंसिल किया और यहाँ से अपना अल्फा जो आया वो आ गया क्यू बाई टू एम इंटू यहाँ पे बोलते हुए डी बी बाई डी टी। तो रेडियस के तो इंडिपेंडेंट है और चार्ज और मास के रेशियो के प्रोपोर्शनल है, अल्फा क्यू बाई एम के प्रोपोर्शनल। तो यहां से हमने देखा अल्फा जो आया वो Q अपॉन M के प्रोपोर्शनल, तो Q के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये सही है। R के इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R गलत हो जाएगा। वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ R तो सही है पर मास के इंडिपेंडेंट वो गलत हो गया, हेंस डी भी गलत। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर।